हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्किल बस। जैसा कि आपको पता है कि ऑलरेडी 2 दिन हो चुका है जोमेटो की आईपीओ लॉन्च हुए। 16 ऑफ जुलाई यानी कि आज इस आईपीओ का लास्ट डेट है बिडिंग का, जिसका मतलब यह है कि आप लास्ट टाइम के लिए आईपीओ के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आज के दिन इस पर्टिकुलर कंपनी में। इसके बाद से आप नहीं कर सकते। तो इस वीडियो में हम डिटेल में इसी टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे कि क्या कैसे आईपीओ का इन्वेस्टमेंट काम करता है और ये जो 2 दिन में जो कुछ भी हुआ है उससे हम लोग क्या समरी ड्रॉ कर सकते हैं जोमेटो की आईपीओ को लेके। जनरली जो आईपीओ का इन्वेस्टमेंट होता है वो थोड़ा सा नॉर्मल इन्वेस्टमेंट से टेढ़ा होता है। नॉर्मल इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा आसान होती है। आपको पता है, अगर आपके पास एक डीमैट अकाउंट है तो आप स्टॉक एक्सचेंज में जो भी लिस्टेड कंपनीज है उसको डायरेक्टली खरीद सकते हो। बट जब आईपीओ लॉन्च किया जाता है तो आईपीओ को लॉन्च करने का टाइमलाइन के अंदर जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसका तरीका थोड़ा सा अलग होता है, जो अक्सर बहुत सारे लोग समझते नहीं है। तो इस वीडियो में उसका भी प्रोसेस मैं अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा और मैं आपको इस चीज का गारंटी दे सकता हूं कि इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखोगे तो आईपीओ के इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आपको किसी भी तरीके का डाउट नहीं रहेगा, अगर अभी भी किसी भी तरीके का कंफ्यूजन आपको ऑलरेडी है तो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि इस वीडियो के साथ हमारा क्या लर्निंग आउटकम्स रहेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको आईपीओ का जो प्रोसेस है उसके बारे में एक डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग देने वाला हूं। उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि जोमेटो एज अ कंपनी उसका रिकॉर्ड कैसा है, मतलब कि हम इन्वेस्टमेंट जो करेंगे कंपनी का फंडामेंटल्स किस तरीके से काम कर रहा है, कंपनी का इंट्रोडक्शन क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया हम लोग लेंगे। हम लोग ऑलरेडी अच्छी तरीके से जानते हैं जोमेटो एज अ कंपनी किस तरीके से परफॉर्म किए, बिकॉज कंपनी जोमेटो इज वेरी फेमस अमॉन्ग अस। बट तब भी फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम थोड़ा डिटेल्स लेने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम लोग जोमेटो के आईपीओ डिटेल्स को भी समझेंगे कि आईपीओ में जोमेटो जो भी सारी चीज लॉन्च की है उसका क्या मेन मैट्रिक्स है, उसको अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा एक डिस्कशन करेंगे कि इस आईपीओ का जो इन्वेस्टमेंट होता है इसका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। एंड आफ्टर दैट एट द लास्ट विल डिस्कस कि ये जो 2 दिन में हुआ है इसका क्या अपडेट्स है, क्या स्टोरी है और कैसे हम ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो एक प्रॉपर आइडिया हम लोग लेने वाले हैं इस वीडियो के थ्रू, तो लास्ट तक जरूर इस चीज को देखना। सबसे पहले एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या फिर आईपीओ जो है ये किस तरीके से काम करता है। बिकॉज आईपीओ जो हम लोग जानते हैं सिंपल तरीके से कि चलो एक कंपनी है, जो कंपनी प्राइवेट कंपनी है उसको पब्लिक में ट्रांसफर करने के लिए आईपीओ का एक ऑफरिंग दिया जाता है, राइट। इस आईपीओ के थ्रू जनरली क्या होता है, रिटेल इन्वेस्टर्स आके इन्वेस्ट करते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स मतलब हम आप जैसे लोग, करेक्ट। तो इतना हम लोगों को आइडिया तो आईपीओ के बारे में है, बट इससे ज्यादा जो आईपीओ किस तरीके से ये प्रोसेस काम करता है उसका आइडिया हम लोग अच्छी तरीके से अब लेने वाले हैं। देखो, जब कोई भी कंपनी स्टार्ट होती है तो कोई भी कंपनी स्टार्ट होने के टाइम में उसका जो भी शेयर होल्डिंग पैटर्न रहता है वो 2 इंसान के बीच में ज्यादा रहता है। एक होता है प्रोमोटर्स जो कंपनी को बनाते हैं, एंड सेकेंड इंपॉर्टेंटली कंपनी के जो भी सारे इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे कि वेंचर कैपिटलिस्ट जिसको बोलते हैं, जैसे कि सीक्वेयर कैपिटल एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। तो इसी तरीके के जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं वो बेसिकली प्राइवेट कैपिटलिस्ट होते हैं। मतलब कि एक तरीके से आप समझ लो कि 2 तरीके के मार्केट होते हैं, एक होता है प्राइमरी मार्केट और एक होता है सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। तो प्राइमरी मार्केट में वेंचर कैपिटलिस्ट और प्रोमोटर्स इन्वेस्ट करते हैं कंपनीज में और कंपनी को एक तरीके से बड़ा करते हैं। और जब कंपनी को ज्यादा एक्सपेंशन की जरूरत होती है तो फिर कंपनी एक तरीके से सेकेंडरी मार्केट में आ जाने की कोशिश करती है। और सेकेंडरी मार्केट मतलब स्टॉक मार्केट होता है जहां पे हम आप जैसे लोग ट्रेडिंग करते हैं। और जब बहुत रिटेल इन्वेस्टर्स एक साथ आ जाते हैं तो कंपनी की लिक्विडिटी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, मतलब कि कंपनी का जो स्टॉक्स का बाइंग एंड सेलिंग मार्केट में बहुत ज्यादा हो जाता है और कंपनी का एक्सपेंशन भी ज्यादा होता है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल। तो ये जो प्राइमरी से सेकेंडरी में कंपनी जाती है, प्राइमरी मार्केट से सेकेंडरी मार्केट में जो कंपनी जाती है वो जाने का प्रोसेस को आईपीओ बोला जाता है, ओके। अब आईपीओ का प्रोसेस स्टार्ट किस तरीके से होता है और कंपनी किस तरीके से आईपीओ में आता है, किस तरीके से ऑफरिंग स्टार्ट होती है, उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। तो कोई भी कंपनी आईपीओ में जाना क्यों चाहती है, पहली बात व्हाई आईपीओ, द ओनली आंसर इज एक्सपेंशन। उसके बाद कंपनी किस तरीके से आईपीओ में जाती है, कंपनी सबसे पहले एक इन्वेस्टमेंट बैंक को हायर करती है। इन्वेस्टमेंट बैंक मतलब कि एक तरीके से इसको मर्चेंट बैंक भी बोला जाता है। इन्वेस्टमेंट बैंक्स, हर एक बड़े बड़े बैंक्स का अपना एक अभी इन्वेस्टमेंट बैंक ब्रांच है। तो इन्वेस्टमेंट बैंक्स का नाम आपने जरूर सुना होगा, इसके बारे में हम लोग पहले वीडियो भी बनाए हैं, तो आप जाके देख सकते हो कि इन्वेस्टमेंट बैंक की क्या क्या काम रहती है। मैं आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देता हूं। जो भी कंपनी के बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं, फाइनेंशियल डिसीजंस जैसे कि मर्जर्स एंड एक्विजिशन, लेट्स से आप किसी कंपनी के साथ मर्ज करने वाले हो या फिर किसी कंपनी को एक्वायर करने वाले हो, तो कंपनी का जो वैल्यूएशंस होता है या फिर जो ये बाइंग और सेलिंग होता है जब आप एक्वायर कर रहे हो, तो राइट प्राइस किस तरीके से सिलेक्ट किया जाता है वो इन्वेस्टमेंट बैंक्स करते हैं।
तो कंपनी का जब आईपीओ होता है, जब कंपनी प्राइमरी से सेकेंडरी मार्केट में जाने का प्लान करता है, तो एक इन्वेस्टमेंट बैंक को सबसे पहले हायर करती है कंपनी। और ये इन्वेस्टमेंट बैंक क्या करती है, एक तरीके से कंपनी का वैल्यूएशन करती है, कंपनी के लिए काम करती है। और इन्वेस्टमेंट बैंक बेसिकली डिसाइड करती है कि कितने प्राइस में कंपनी को जाना चाहिए, क्या बिडिंग प्राइस होना चाहिए, मतलब एग्जैक्ट क्या प्राइस रखनी चाहिए, क्या इन्वेस्टमेंट का अमाउंट होना चाहिए, कितना शेयर इशू करना चाहिए। जो सारे कंसल्टेंसी होते हैं फाइनेंस से रिलेटेड, वो एक इन्वेस्टमेंट बैंक करती है। तो कंपनी सबसे पहले जो भी अच्छा इन्वेस्टमेंट बैंक है, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होता है, वैसे एक इन्वेस्टमेंट बैंक को हायर करती है और इन्वेस्टमेंट बैंक ये काम आगे बढ़ाता है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट बैंक सबसे पहले क्या करती है, ड्यू डिलिजेंस करती है। जो भी नॉर्मल फाइलिंग्स के काम होते हैं, कंप्लायंसेस होते हैं, वो सारे काम करते हैं। और एक तरीके से एक रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस भी बनाया जाता है जो इन्वेस्टमेंट बैंक करती है। रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस का क्या मतलब होता है कि कंपनी का एक ट्रांसपेरेंट आइडिया लेना पड़ता है कि इन्वेस्टमेंट बैंक जब कंपनी को एक तरीके से रिटेल इन्वेस्टर्स जैसे कि हम जैसे लोगों के सामने जब रख रही है, तो कंपनी की हर एक फंडामेंटल्स की ट्रांसपेरेंसी हम लोगों को होनी चाहिए कि कंपनी का कितना प्रॉफिट्स है, कितना कंपनी का नुकसान है, या फिर कंपनी का टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है, कितना ग्रोथ हो रहा है, कितना अर्निंग्स पर शेयर हो रहा है। ये सारे चीज का एक ट्रांसपेरेंट आइडिया एक प्रोस्पेक्टस में दिया जाता है, उसको रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस बोला जाता है, ठीक है। और ड्यू डिलिजेंस में एक तरीके से ये डिस्कशंस भी होता है। इन्वेस्टमेंट बैंक कंपनी से पूछती है कि कितना प्राइस में आप जाना चाहते हो, कितना शेयर्स आप एलोकेट करना चाहते हो रिटेल इन्वेस्टर्स में, ये सारे डिस्कशंस ड्यू डिलिजेंस में होती है। इन्वेस्टमेंट बैंक ड्यू डिलिजेंस में एक तरीके से कमिट करती है कि इतना जो शेयर्स है, जो शेयर्स आप इतना इशू कर रहे हो या फिर एक तरीके से ऑफर कर रहे हो पब्लिक को, इतना शेयर्स हम लोग पब्लिक तक लेके जाएंगे या फिर पब्लिक तक उसको बेचेंगे। इस चीज का जो पूरा काम रहता है वो इन्वेस्टमेंट बैंक करती है, ठीक है। एंड एट द लास्ट इन्वेस्टमेंट बैंक जो सबसे इंपॉर्टेंट काम करती है वो होता है प्राइसिंग, ठीक है। अब प्राइसिंग किस तरीके से होती है, इस चीज को हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू। तो प्राइसिंग जनरली दो तरीके की होती है। पहला जो तरीका होता है जिसके साथ प्राइस को इशू किया जाता है, वो होता है फिक्स प्राइस इशू। अब ये फिक्स प्राइस इशू किस तरीके से काम करती है, उस चीज को हम लोगों को अच्छी तरीके से समझना जरूरी है। देखो, फॉर एग्जांपल मान के चलो एक कोई सा कंपनी है, लेट्स से कोई एबीसी कंपनी है जो एक तरीके से आईपीओ लॉन्च कर रही है। तो लेट्स से वो 5000 क्रॉस पब्लिक से उठाना चाहती है। सो इशू साइज जो होगा वो 5000 क्रॉस होगा। तो 5000 क्रॉस को उठाने के लिए आपको हर एक शेयर का एक प्राइस रखना पड़ेगा, वो हो जाता है इशू प्राइस। और ये प्राइस यहाँ पे फिक्स्ड रहती है जो कि 50 होता है। अब देखो, नॉर्मल बेसिस में जब मार्केट में ट्रेडिंग होती है, ये चीज हमें समझना पड़ेगा कि मार्केट में ट्रेडिंग जब होती है तो प्राइस का फ्लक्चुएशंस होता है, जो सिंपल स्टॉक एक्सचेंज में होती है, जो हम लोग को डेली बेसिस में चार्ट में दिखता है। वहां पे फ्लक्चुएशंस इसलिए होती है क्योंकि डेली बेसिस में बाइंग और सेलिंग होता है ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के बीच में। अब यहाँ पे जो चीज मैं बताना चाह रहा हूँ, इस चीज को समझो। जब भी आईपीओ लॉन्च होता है किसी कंपनी का, तो प्राइमरी से सेकेंडरी मार्केट में उसका ट्रांजिशन होता है। और इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जब वो प्राइमरी से सेकेंडरी मार्केट का ट्रांजिशन होता है और आईपीओ का जो डेट्स रहता है, उस टाइमलाइन के अंदर कोई बाइंग और सेलिंग नहीं होता है, बस एप्लीकेशन होता है। मतलब आप अगर एज एन इन्वेस्टर आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हो, आपको बस एक तरीके से एप्लीकेशन डालना है आपके डीमैट अकाउंट के थ्रू। वो एप्लीकेशन जब आप डालोगे तो उसी प्राइस में आपको डालना पड़ेगा, जो प्राइस कंपनी फिक्स की है उसी प्राइस में आपको हर एक शेयर को खरीदना पड़ेगा। तो वो प्राइस फिक्स प्राइस इशू में एक तरीके से कांस्टेंट रहती है। और ये 50 जब तक आईपीओ चलेगा और आईपीओ का डेट जब तक खत्म नहीं होता है, ये 50 के 50 ही रहेगा और आप 50 के साथ ही एक एक शेयर को खरीद सकते हो। तो एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपके पास 51 शेयर का प्राइस हो जा रहा है जिसके साथ आप उसको खरीद सकते हो। अब कंपनी कितना शेयर्स इशू करेगी, अगर 5000 क्रॉस अगर कंपनी को एक तरीके से इशू साइज टोटल चाहिए, मतलब 5000 क्रॉस अगर टोटल मार्केट से उठाना है, तो आप सोच के देखो कितना शेयर्स कंपनी को छोड़ना पड़ेगा। 100 क्रॉस शेयर्स छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 100 क्रॉस इंटू 50 इज बेसिकली इक्वल्स टू 5000 क्रॉस, करेक्ट। तो 50 इंटू 100 होके 5000 क्रॉस आ रहा है। इसी वजह से हर एक शेयर का प्राइस 50 है और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो कि पब्लिक के लिए छोड़ा जा रहा है आईपीओ के टाइम में इन्वेस्ट करने के लिए, वो 100 क्रॉस हो रहा है। अब यहाँ पे एक चीज आपको समझना पड़ेगा कि आईपीओ जब होती है तो लॉट्स के बेसिस में आपको सेल किया जाता है। मतलब कि जो भी शेयर्स अवेलेबल रहेगा वो लॉट्स के बेसिस में आपको खरीदना है। आप 1, 2 या 3 शेयर अपने हिसाब से नहीं खरीद सकते, आपको लॉट्स के बेसिस में खरीदना है। तो लॉट साइज एक तरीके से कंपनी फिक्स करती है, इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ कंसल्टेंसी में रख के वो एक तरीके से फिक्स करती है कि चलो एक लॉट साइज है, वो लॉट साइज 50 होगा। मतलब कि 50 शेयर्स आपको मिनिमम खरीदना है अगर आप खरीदना चाहते हो। आप 1-2 शेयर्स नहीं खरीद सकते। तो यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपका कितना हो जा रहा है, 2500 हो रहा है। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितना भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ लॉट्स। अब लॉट्स में ही आपको खरीदना है। अगर आप एक लॉट खरीद रहे हो तो 50 शेयर आपको खरीदना है, विच इज द मिनिमम इन्वेस्टमेंट यू कैन डू। एंड क्योंकि हर एक शेयर का 50 रुपए का प्राइस है, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसीलिए 2500 हो रहा है। अगर आपका लॉट साइज, अगर लेट से आप इससे ज्यादा खरीदना चाहते हो, तो आप 50 शेयर से ज्यादा अगर खरीदना चाहते हो
तो फिर आपको 100 शेयर्स खरीदना पड़ेगा, बिकॉज दैट्स द सेकंड मल्टीपल ऑफ द लॉट। तो लॉट्स के बेसिस में आप खरीद सकते हो, एक शेयर इंडिविजुअली आप यूनिट में नहीं खरीद सकते। ये चीज आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। दिस इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आईपीओ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब दूसरा तरीके का जो प्राइसिंग होता है उसको बोला जाता है बुक बिल्डिंग इशू। अब बुक बिल्डिंग इशू के थ्रू ही जोमेटो अपना आईपीओ लॉन्च किया है, तो इस चीज को समझने की कोशिश करो। लेट्स से उसी तरीके से एबीसी कंपनी बुक बिल्डिंग इशू के थ्रू अपना आईपीओ लॉन्च करना चाहती है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि इशू साइज जो होती है वो लेट्स से 5000 क्रॉस कंपनी का है, बट यहाँ पे जो इशूड प्राइस रहती है वो इशूड प्राइस एक तरीके से इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स, हम आप जैसे लोगों के लिए एक ऑप्शन में रखा जाता है, एक बैंड में रखा जाता है कि आप इस बैंड के अंदर कोई भी प्राइस को लेके बिड कर सकते हो। मतलब कि यहाँ पे जैसे 50 एक फिक्स प्राइस है, इसी प्राइस में आपको करना पड़ेगा, बट यहाँ पे इशूड प्राइस देखो 45 से 50 में एक चांस है। ये एक बैंड है जिस बैंड में किसी भी चीज में आप खरीद सकते हो। अगर आप चाहो तो 45 रुपीज में भी एक शेयर खरीद सकते हो, अगर आप चाहो तो 50 रुपीज में भी एक शेयर खरीद सकते हो, 46, 47, 48, 49 किसी भी अमाउंट पे एक शेयर को खरीद सकते हो। ये आपके ऊपर है, आप कितना बिड करना चाहोगे। आई गेस आपको समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे भी टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 100 क्रॉस होगा तभी मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पे 50 ईच का है, तो 100 इंटू 50 इक्वल्स टू 5000 क्रॉस यहाँ पे टोटल आपका आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो है, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे भी 100 क्रॉस हो जा रहा है। लॉट साइज यहाँ पे भी 50 शेयर्स है, मतलब कि अगर आप 47 रुपीज में खरीदना चाहते हो, इफ यू थिंक 47 इज द फेयर प्राइस टू बाय दिस पर्टिकुलर स्टॉक इन एन आईपीओ, तो आपको 50 शेयर्स 47 के प्राइस में खरीदना पड़ेगा। तो यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन द प्राइस बैंड कैसा हो रहा है, 45 इंटू 50 हो रहा है, दैट इज 2250, और 50 इंटू 50 हो रहा है, दैट इज 2500, विच इज द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट यू कैन डू इन अ सर्टेन लॉट, ठीक है। अब इसी के साथ हम लोगों का एक अंडरस्टैंडिंग बनती है जिसको सब्सक्रिप्शन बोला जाता है। अब देखो, अगर आप जो भी शेयर्स यहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हो वो एक तरीके से इसी प्राइस बैंड के अंदर आप अप्लाई करोगे। अब जब भी आप अप्लाई कर रहे हो इस शेयर्स को, तो आपको समझना पड़ेगा कि आपकी तरफ बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर लेट्स से मान के चलो 100 क्रॉस शेयर्स है और टोटल सब अपने अपने बेसिस में लॉट्स खरीद के 100 क्रॉस शेयर से ज्यादा शेयर्स का एप्लीकेशन लोग डाल दिए, क्योंकि यहाँ पे शेयर्स आप खरीदते नहीं हो, पहले एप्लीकेशन जाता है, ठीक है। यहाँ पे आईपीओ में शेयर्स आप डायरेक्टली नहीं खरीदते हो, शेयर्स आया कि नहीं आया वो आईपीओ के बाद पता चलता है। यहाँ पे सबसे पहले आप एप्लीकेशन डालते हो कि मुझे इतना शेयर्स चाहिए, मैं इतना पैसा दे रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे लेट्स से आप 45 रुपीज में एक तरीके से शेयर्स को बिड किए हो, ठीक है, और यहाँ पे उसी तरीके से बहुत लोग बिड कर रहे हैं। तो कंपनी में जब भी एक शेयर का नीड बहुत ज्यादा होगा तो ज्यादा से ज्यादा लोग बिड करेंगे। तो एप्लीकेशन अगर नंबर ऑफ शेयर्स से भी ज्यादा हो गया, अगर एप्लीकेशन ऑफ शेयर्स दैट पीपल वांट, होल रिटेल इन्वेस्टर्स, लार्ज स्केल में जितना भी रिटेल इन्वेस्टर्स है वो जितना शेयर्स चाहते हैं, अगर नंबर ऑफ शेयर से वो ज्यादा हो जाता है, मतलब सोच लो सारे रिटेल इन्वेस्टर्स मिला के 120 क्रॉस शेयर्स का इशू करना, 120 क्रॉस शेयर्स का एप्लीकेशन डाले हैं, तो इसका मतलब क्या है कि जितना शेयर्स है उससे +20 ज्यादा लोग दे रहे हैं, ज्यादा लोग खरीदना चाहते हैं, ज्यादा लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो मतलब ये जो +20 क्रॉस है ये एक तरीके से ओवर सब्सक्रिप्शन हो गई। अब क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन हो गई, यहाँ पे 100 क्रॉस शेयर्स का ही इशू होने वाला है, लेकिन ज्यादा लोग अप्लाई कर लिए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि सब लोगों को शेयर्स नहीं एलोकेट होने वाला है, शेयर्स उन्हीं लोगों को एलोकेट होने वाला है जो लकी ड्रॉ में जीतता है। और एक तरीका भी होता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल, मान के चलो, इस चीज को अच्छी तरीके से समझना। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपने 47 में बिड किया है, लेट्स से आपने 2 लॉट्स खरीदा है 47 में, ठीक है, 47 का प्राइस में। कुछ लोगों को लगता है कि ये कंपनी का नीड ज्यादा है, कंपनी का डिमांड ज्यादा है, तो वो 50 रुपए देके खरीदे। अब कंपनी के पर्सपेक्टिव से सोचो, कंपनी तो उन्हीं लोगों को शेयर्स देना चाहेगा जो 50 रुपए में खरीद रहा है। तो इसी तरीके से लेट्स से बहुत सारे लोग खरीदे और 120 करोड़ के ऊपर टोटल शेयर्स लोगों ने अप्लाई किया। तो कंपनी क्या करेगी, अब कंपनी के पास तो 100 करोड़ शेयर्स ही है जो मार्केट में वो छोड़ रहे हैं। 120 करोड़ का अगर एप्लीकेशन आ गया है तो कंपनी को कुछ लोगों को शेयर्स नहीं देना पड़ेगा। तो कंपनी क्या करेगी, जो लोग ज्यादा अमाउंट पे इशू किए हैं, ज्यादा अमाउंट पे बिड किए हैं, उन लोगों को वो ये चीज शेयर्स दे देंगे, और जो लोग कम, लेट्स से 47, 45 में बिड जिन लोगों का हुआ है, तो उन लोगों को शेयर्स नहीं भी एलोकेट हो सकती है। तो ये एक तरीके का डिसएडवांटेज है आईपीओ का। आईपीओ का डिसएडवांटेज यहाँ पे यही है कि ओवर सब्सक्रिप्शन जब भी हो जाता है तब शेयर सबको इक्वली एलोकेट नहीं होते हैं, तब एक तरीके से लकी ड्रॉ किया जाता है। अब कंप्यूटराइज तरीके से एक तरीके से लकी ड्रॉ किया जाता है, जो जीतता है उनको वो शेयर्स मिलता है। आई गेस आपको ये चीज अच्छी तरीके से समझ में आ गया कि सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, बिकॉज दिस इज द ट्रिकीस्ट पार्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। लेट्स से आपने मान के चलो कि 49 रुपीज में बिडिंग किया है, और आपके अलावा हर कोई जो बिडिंग किया है वो 50 रुपए में किया है, और ओवरऑल लेट्स से 120 करोड़ के ऊपर
एक तरीके से एप्लीकेशन कंपनी के पास गई है आईपीओ का जो भी टाइमलाइन था उस टाइमलाइन के बीच में, तो 120 करोड़ का गया है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे से कंपनी को एक तरीके से चूज करना पड़ेगा, क्योंकि सबको तो नहीं दे सकते शेयर, क्योंकि 100 करोड़ शेयर्स ही अवेलेबल है, 120 करोड़ शेयर्स आ गए हैं, तो पूरे शेयर सबको तो एलोकेट नहीं हो सकते। तो आपने क्योंकि 49 में किया था और बाकी सब लोग क्योंकि 50 में किए हैं, तो बाकी सब लोगों को कंपनी पहले देगी, बिकॉज उससे कंपनी को ज्यादा पैसा रेज हो रहा है। आपको लास्ट में देने का सोचेगी, और क्योंकि यहाँ पे 120 है, शायद आपको चांस भी ना मिले। और ये जो 50 है, 50 में भी लेट से मान के चलो 120 क्रॉस में बहुत सारे लोग हैं, तो इन 50 में से भी सबको अगर 100 क्रॉस नहीं दे पाए तो कंपनी एक तरीके से लकी ड्रॉ करती है, जिसमें से कुछ लोगों को लक के बेसिस में अलॉटमेंट हो जाते हैं शेयर्स। तो इसी तरीके से शेयर्स के अलॉटमेंट होते हैं जब भी आईपीओ का इन्वेस्टमेंट किया जाता है। अब ये चीज हम लोग अच्छी तरीके से समझ लिए, अब हम लोग आ जाते हैं जोमैटो के ऊपर कि जोमैटो में किस तरीके से ये काम हो रहा है। तो सबसे पहले हम जोमैटो का एक अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं कि एज अ कंपनी उसका डिमांड कैसा है, उसके ऊपर इंटरेस्ट क्या है। तो सबसे पहली बात यह है कि जोमैटो बिगेस्ट फूड एग्रीगेटिंग कंपनी है हमारे कंट्री में। इसके दो तरह के ब्रांचेस है, एक है B2C ब्रांच जहां पे वो बिजनेस करते हैं कस्टमर्स के साथ, और वो होती है फूड डिलीवरी बिजनेस के साथ। आई गेस ये चीज आपको पता है। और दूसरा है B2B ऑपरेशन। अब B2B ऑपरेशन जो होती है उसका एक एग्जाम्पल है हाइपर प्योर। हाइपर प्योर एक एग्जाम्पल है जो कि जोमैटो का B2B सेक्टर में आ जाता है। ये हाइपर प्योर बेसिकली एक तरीके से रॉ मटेरियल्स देती है रेस्टोरेंट्स को फॉर देयर प्रिपरेशन ऑफ फूड। ठीक है, तो ये एक तरीके से बिजनेस टू बिजनेस ऑपरेशन है जोमैटो का। और जोमैटो के ऊपर जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है वो काफी ज्यादा है। द रीजन इज जोमैटो एक ऐसी कंपनी है जहां पे लोगों का डेटा बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, आप जब भी फूड ऑर्डर करते हो तो जोमैटो के पास उस चीज का डेटा आ जाता है कि आप कौन सा फूड पसंद करते हो। सिमिलरली आपकी तरह आपके लोकेलिटी में भी जो लोग ऑर्डर करते हैं फूड, जोमैटो को अच्छी तरीके से पता है कि क्या क्या जगह पे कौन कौन से लोग क्या क्या फूड ऑर्डर करते हैं। तो जोमैटो हैज गॉट दिस ह्यूज डेटाबेस which they can actually use later on for their own usage। वो जोमैटो अपने आप में एक तरीके से किचन खोल सकती है, बाकी रेस्टोरेंट्स को कंपटीशन से निकाल सकती है। इसका पूरा केस स्टडी मैंने बहुत अच्छी तरीके से हमारे एक वीडियो में किया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जरूर उसको देखना, तब आपको समझ में आएगा कि जोमैटो किस तरीके से एक बहुत ही अच्छा कंपनी है। ठीक है, और जोमैटो के ऊपर इन्वेस्टर्स इतना क्यों पैसा लगा रहे हैं जबकि जोमैटो का ओवरऑल टाइम में काफी ज्यादा लॉसेस हुआ है। अगर आप जोमैटो का ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो जोमैटो में जो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स है वो 23.89 करोड़ का एवरेज ऑर्डर्स आते हैं। जोमैटो के जो प्रो मेंबर्स है, मतलब कि जोमैटो प्रो एक तरीके से B2C अंडरस्टैंडिंग है जहां पे एक तरीके से आपको डिस्काउंट में ज्यादा खाना मिलता है। तो ये जो है यहाँ पे 15 लाख टोटल सब्सक्राइबर्स है। उसके बाद मंथली एक्टिव यूजर्स जो है वो 3.2 करोड़ का है। नंबर ऑफ डिलीवरी पार्टनर्स जो कि एक तरीके से आप समझ लो रेस्टोरेंट्स के साथ जो भी डिलीवरी पार्टनर्स होते हैं जो कि एक तरीके से एम्प्लॉय होते हैं वो 169802 है, जिसका मतलब है 1,69,802 मेंबर्स। उसके बाद अगर ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू देखेंगे तो 9,482 करोड़ का एक तरीके से ग्रॉस ऑर्डर वैल्यूड होते हैं, मतलब इतने वैल्यू का ऑर्डर्स किए जाते हैं। और टोटल नंबर ऑफ रेस्टोरेंट्स जो एक तरीके से लिस्टेड है जोमैटो के साथ दैट इज 389,932, मतलब कि 3,89,932 विच इज अ ग्रेट नंबर। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं जोमैटो के फाइनेंशियल्स को अच्छी तरीके से। अगर आप फाइनेंशियल्स को देखेंगे तो लोग अक्सर इस चीज के लिए जोमैटो को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स अगर आप देखोगे आजकल के स्टार्टअप इकोसिस्टम में मैक्सिमम कंपनीज लॉस में चल रही है। और लॉस में चलने का रीजन है कि वो एक तरीके से कैश ड्रेन करते हैं और बाद में एक तरीके से यूजर्स को हैबिचुएट करके बाद में पैसा उठाते हैं। अब जोमैटो का जो केस स्टडी है वो तो मैं अलग तरीके से किया ही हूं कि किस तरीके से जोमैटो का जो डेटा है वो एक तरीके से जोमैटो के लिए गोल्ड माइन है, वो आप जरूर देखना। उस वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में जरूर रख दूंगा। अब यहाँ पे अगर फाइनेंशियल्स देखें तो आप देख सकते हो कि फाइनेंशियल ईयर 2018 में जोमैटो का जो रेवेन्यू था वो 487 करोड़ था और यहाँ पे 106.9 का लॉस था। ठीक है, 106.9 करोड़, यहाँ पे सारे नंबर्स क्रॉस पे है। उसके बाद आप देखोगे तो 2019 में भी रेवेन्यू बढ़ा है, उसके साथ लॉस भी बढ़ा है। 2020 में एक बहुत ही हाई रिकॉर्ड फिक्स किया गया है जहां पे आप देख सकते हो कि रेवेन्यू जो है वो 2742.7 करोड़ था और जो आपका लॉस है वो लॉस -2385.6 करोड़ से, मतलब आप सोच सकते हो कि कितना ज्यादा लॉस हुआ है, बट तब भी इन्वेस्टर्स इसमें पैसा लगाए हैं। द रीजन इज द ह्यूज डेटाबेस दैट द जोमैटो इज हैविंग, जिस डेटा के साथ जोमैटो फ्यूचर में अपना किचन्स भी खोल सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द नीड्स एंड द वांट्स ऑफ द पीपल। दूसरा चीज जोमैटो ये भी कर सकते हैं कि जोमैटो डेटा का कंसल्टेंसी कर सकते हैं, मतलब कि कोई भी जगह में अगर कोई भी इंसान रेस्टोरेंट खोलेगा तो
कितना पैसे में कितना क्या खाना रखना है ताकि उसका सबसे ज्यादा बिके, उस चीज का डेटाबेस भी जोमेटो के पास सबसे ज्यादा रहेगा। तो जोमेटो को आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जोमेटो एक बहुत ही अच्छा गोल्ड माइन बन सकता है फूड के पूरे बिजनेस पर। और इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ पे फूड की इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, वहाँ जोमेटो का फुटप्रिंट बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है फ्यूचर में। और यही फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स की वजह से इनकी इन्वेस्टमेंट्स इतनी ज्यादा बढ़ रही है और इसी वजह से आईपीओ भी इनका लॉन्च हुआ है और काफी अच्छी तरीके से लॉन्च हुआ। इसके बारे में तो मैं बात करूंगा ही कुछ ही देर में। आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2021 में कोविड की वजह से रेवेन्यू में बहुत ज्यादा स्लो डाउन हुआ है और आप देख सकते हैं कि लॉस में भी एक तरीके से उसी परसेंटेज में एक स्लो डाउन भी हुआ है। मतलब कि आप अगर रेवेन्यू को, लॉस को अगर देख ले एज ए परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू, वो एक तरीके से कांस्टेंट रहा है, इनफैक्ट इंक्रीज ही किया है ओवर द लॉन्ग रन। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि जोमेटो का जो आईपीओ डिटेल्स है उसको हम लोग किस तरीके से देख सकते हैं। मतलब जोमेटो का क्या क्या आईपीओ डिटेल्स है। तो यहाँ पे इशू साइज जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो टोटल जोमेटो जो पैसा उठाना चाहती है मार्केट से वो 9,375 क्रॉस है। टोटल जो प्राइस बैंड है वो प्राइस बैंड 72 to 76 रुपीज का है। लॉट साइज जो है वो लॉट साइज 195 का, मतलब एक बार में आप 195 शेयर्स उठा सकते हो या फिर इसके मल्टीपल में शेयर्स उठा सकते हो। ठीक है, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट इस बेसिस में क्या हो गया, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 195 into 70 दैट इज 14,820 हुआ, 195 into 76 दैट इज 19,260 हुआ। अगर आप 76 रुपीज में बेट करना चाहते हो तो आपको एक बार के लिए आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए 19,260 एक ही बार में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे भी ओवर सब्सक्रिप्शन अगर होता है तो अगर मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा ओपिनियन अपना रखना चाहूंगा कि ज्यादा बिड करना ज्यादा जरूरी होता है, ज्यादा अच्छा होता है आपके बेसिस में एज ए रिटेल इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है तो फिर आपका चांसेस हमेशा ज्यादा रहते हैं शेयर के एलोकेशन के। अगर आप 72 में बिड कर रहे हो और पूरे के पूरे लोग अगर 76 में बिड कर रहे हैं, एट द एंड आप देख सकते हो कि जितना भी ये लोग शेयर इशू करना चाहते हैं उससे ज्यादा अगर सब्सक्रिप्शन आ गए, उसके ज्यादा अगर लोग उस चीज को खरीदना चाहते हैं, तो फिर कंपनी हमेशा उन्हीं लोगों को एलोकेट करेगी जिनका बिडिंग प्राइस ज्यादा था एप्लीकेशन। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। तो इसका जो टाइम है वो टाइम जैसे कि आपको पता है 14 जुलाई से स्टार्ट हुआ है और 16 जुलाई यानी कि आज ये लास्ट डेट होने वाला है जहां पे आप जोमेटो जैसी बड़ी कंपनी और जोमेटो जैसी इतनी फेमस कंपनी को के आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये चांस वंस एक ही बार मिल सकता है क्योंकि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग एक ही बार होता है। ठीक है, उसके बाद जो इसकी लिस्टिंग है, मतलब आप जो आईपीओ का पूरा फेज खत्म होता है उसके बाद कंपनी सारे एप्लीकेशंस को स्टडी करती है, एलोकेशन करती है शेयर्स की, उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज जो कि एनएसई या फिर बीएसई है वहां पे ये लिस्ट होती है। तो आप देख सकते हो कि काफी टाइम लगता है लिस्ट होने में, कम से कम 9 दिन का टाइम है। तो ये 9 दिन का टाइम में पूरी तरीके से एलोकेशन होगी एंड फाइनली इट वुड बी लिस्टेड ऑन 27th of July। तो अभी अगर 2 दिन का हम लोग समरी देखें 14th और 15th का, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऑलरेडी एक तरीके से सब्सक्रिप्शन ज्यादा हो गई है, 4.8 टाइम ज्यादा हो गई। मतलब कि जितना इशू साइज इन लोगों का था शेयर्स का, जो कि इतना था, इससे 4 गुना ज्यादा जो कि यहाँ पे दिख रहा है आपको, इससे 4 गुना ज्यादा एक तरीके से सब्सक्रिप्शन हो चुकी है। मतलब इतने एप्लीकेशंस लोग ऑलरेडी डाल दिए हैं जबकि टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ शेयर्स इतना है। अब डिपेंडिंग ऑन द बिडिंग वैल्यू एंड डिपेंडिंग ऑन द लकी ड्रॉ बहुत सारे लोगों को शेयर्स एलोकेशन होंगे एंड द अनलकी पीपल माइट नॉट गेट द शेयर्स। तो यही एक तरीके के डिसएडवांटेज है। एडवांटेज आईपीओ का क्या रहता है? एडवांटेज आईपीओ का ये रहता है कि आपको पहली बार एक अपॉर्चुनिटी मिलती है फॉर द फर्स्ट हैंड, आप उस कंपनी को एज ए रिटेल इन्वेस्टर्स एक बार में खरीद सकते हो। और शॉर्ट टर्म में आईपीओ में हमेशा हिस्टोरिकली बहुत ज्यादा पॉजिटिव गेन रही है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से ज़ेरोधा के थ्रू आप इस आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो हाउ टू अप्लाई फॉर दिस आईपीओ, लेट अस जस्ट सी थ्रू द ज़ेरोधा वेबसाइट। तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल तरीके से गूगल में आपको लिखना है ज़ेरोधा जोमेटो आईपीओ। अगर आपका कोई और ब्रोकरेज अकाउंट है आप वो भी एक तरीके से सर्च कर सकते हो, बिकॉज ज़ेरोधा सबसे ज़्यादा फेमस है, इसी वजह से मैं ज़ेरोधा का लेके चल रहा हूँ। तो अप्लाई फॉर जोमेटो आईपीओ एट ज़ेरोधा आपको पहला ही मिल जाएगा। आप इसको डायरेक्टली क्लिक करो और आपको ये पेज मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारी चीज़ है और यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन है। आपको सिंपली यहाँ पे अप्लाई नाउ करना है और अप्लाई नाउ करने के बाद ही आपको एक पेज मिल जाएगा ऐसा, जहाँ पे आपको अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डालना है और आप अपना एप्लीकेशन आराम से दे सकते हो। यहाँ पे कुछ चीज़ स्टडी करने लायक है, जैसे कि डेट, जैसे कि मैंने आपको बताया, प्राइस रेंज भी यहाँ पे दिया हुआ है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी आपको दिया हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पे एक फाइनेंशियल स्नैपशॉट भी देख सकते हो कि किस तरीके से 2018, 2019, 2020 और उसके बाद से किस तरीके से इनका जो कि टोटल अर्निंग से किस तरीके से चेंज हुआ है, किस तरीके से ग्रोथ हुआ है। तो यहाँ पे सारी चीज़ आप देख सकते हो, यहाँ पे पूरी स्टैटिस्टिक्स दी रहती है। यू कैन स्टडी ऑल ऑफ देम एंड यू कैन अप्लाई फॉर दिस आईपीओ। तो आई गेस आपको इस वीडियो के थ्रू अच्छी तरीके से समझ में आ गया है किस तरीके से आईपीओ में इन्वेस्टमेंट होता है। तो इस नॉलेज के साथ
आज क्योंकि आखिरी दिन है, अपना इन्वेस्टमेंट की आइडिया लगा के अपना डिसीजन ले लो। हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू।